या कुदेन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाडेयापहा। मैं माता सरस्वती को, अपने सभी गुरुजनों को और अपने माता पिता को प्रणाम करके ये वीडियो शुरू करने जा रही हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, आप सब में से कुछ बच्चे मुझे जानते होंगे और कुछ हो सकता है नहीं भी जानते हों, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मेरा नाम मंजू वत्स है और मैं गणित को बड़े चाव से पढ़ती और पढ़ाती हूँ। देखिए, माता पिता हमारे जीवन दाता होते हैं और माँ से हमें जीवन में सब कुछ मिलता है, हमारा आचार, हमारा व्यवहार, हमारे संस्कार। और मेरी माँ से मुझे एक चीज़ और भी विरासत में मिली है, वो है गणित को पढ़ने और पढ़ाने का मेरा चाव। आज उन्हीं की प्रेरणा से मैं आप सब बच्चों के लिए एक वीडियो कोर्स शुरू करने जा रही हूँ, जो आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। देखिए, मैंने YouTube पर सर्च किया कि CBSE बोर्ड से जुड़ी हुई तो बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिनमें से CBSE के बच्चे तैयारी कर सकते हैं, लेकिन हरियाणा बोर्ड के लिए बहुत ही कम वीडियोज़ हैं और वो भी पेपर के पैटर्न को देखकर जो बनाई गई है। जैसे कि अब हमारा नया पैटर्न जारी हो गया है, जिसमें 40 नंबर के आपके MCQs रहेंगे और 40 नंबर के आपके 2, 3 या 5 नंबर के बड़े क्वेश्चंस रहेंगे। तो मैंने MCQ के लिए जब सर्च किया, स्पेशली हिंदी मीडियम और हरियाणा बोर्ड के लिए, तो मुझे उसमें वीडियो मिली ही नहीं, जिससे मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे ये बनानी चाहिए ताकि सभी बच्चों के लिए मैं एक सहयोगी के रूप में उनकी परीक्षा की तैयारी में उनकी मदद कर सकूं। और कक्षा 9 से 12 के लिए मैं ये वीडियो बनाऊंगी जिसमें आप MCQ की स्मार्ट रिवीजन कर पाएंगे। देखिए, पहले आपने कितना गणित पढ़ा है, कितनी तैयारी की है, लॉकडाउन था, आपका स्कूल का टाइम शॉर्ट हो गया था, आप कितनी तैयारी कर पाए, कितनी नहीं कर पाए, ये सब मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि अब आप कितनी तैयारी करना चाहते हैं। और यकीन मानिए, यदि आप मेरे साथ इस वीडियो कोर्स में जो भविष्य में आपके पास में आने वाली हैं इसी चैनल पर, इसलिए आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो भी गणित की नई वीडियो आए उसका पता लग जाए। क्योंकि गणित का जो अध्ययन है वो एक सीढ़ी के समान होता है। यदि आपने एक दिन की सीढ़ी छोड़ दी और आप दूसरी सीढ़ी पर चढ़ना चाहेंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, और 2-3 सीढ़ियां छूट गई फिर तो आपके लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और यकीन मानिए, गणित बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बल्कि एक बहुत ही आसान विषय है। बस ज़रूरत है इसको समझ से पढ़ने की और दिल से पढ़ने की। और मेरे साथ पढ़ेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आप दिल से भी पढ़ेंगे, समझेंगे भी, और अंक तो आपके आ ही जाएंगे। आप भी अपना परिणाम देख करके हैरान हो जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। इसमें हम 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए थोड़े से सैंपल क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो मैं 2 क्वेश्चन लूंगी 10वीं क्लास से और 2 क्वेश्चन लूंगी 12वीं क्लास से, ताकि सभी तरह के बच्चों को, सभी कक्षा 9वीं से 12वीं के लिए यही हमारा पैटर्न रहेगा कि हम MCQs की स्मार्ट रिवीजन कर पाएं। जब हम MCQ को चैप्टर वाइज करके कंप्लीट कर लेंगे तब हम बड़े क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। और देखिए, हरियाणा बोर्ड का जो सिलेबस है, पेपर को हमने इतने सालों से देखा है, इसमें अंक लेना बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होते रहते हैं। और गणित की रिवीजन तो सबसे आसान होती है। आगे चल करके आप देखेंगे कि अंत में हम आपके पूरे गणित को केवल
3 या 4 पेजों पर समराइज कर देंगे और आपको 3 और 4 पेज देखते ही यूं चुटकियों में गणित आपका याद हो जाएगा और ये आपका सच्चा साथी बन जाएगा और आपको हो जाएगा गणित से प्यार। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आज की अपनी वीडियो शुरू करते हैं। आज हम देखने वाले हैं बोर्ड के ओरिजिनल सैंपल पेपर्स। जी हाँ, हरियाणा बोर्ड ने अपनी साइट के ऊपर आपको 2 सैंपल पेपर्स दिए हुए हैं। उसके अंदर एक तो है आपका पार्ट 1 और दूसरा है पार्ट 2। पार्ट 1 में आपके जो सैंपल पेपर आए हुए हैं उसमें आपके पास में 2, 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके पास में रहेंगे। किसी किसी क्लास में 5 की जगह 6 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। टोटल ये जो आपका पार्ट 1 होगा 40 मार्क्स का रहने वाला है। आज हम इस पर फोकस नहीं करेंगे, बल्कि जो पार्ट 2 है जो कि आपका MCQ का होने वाला है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो कि आपके पास में 1 मार्क के रहने वाले हैं, एक एक नंबर के, जिसमें आपके पास में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि ऑप्शन वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, कोई एक नंबर का छोटा सा सोल्व करके आंसर लिखना भी आपके पास में आ सकता है। देखिए ये जो वीडियो है न केवल बच्चों के लिए ही बल्कि सभी पेरेंट्स के लिए भी और टीचर्स के लिए भी यूज़फुल रहने वाली हैं, क्योंकि आप भी देख सकते हैं और अपने बच्चों को कई बार हमें समय नहीं होता खुद बैठकर पढ़ाने का, तो ये वीडियो आप सेंड कर सकते हैं उनको और वो इससे पढ़ सकते हैं और अपने डाउट भी कमेंट में ले सकते हैं। आप कमेंट में वीडियो में किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आपका डाउट डालेंगे मैं उसका आंसर देने का प्रयास जल्द से जल्द करूँगी। तो आज हम फोकस करने वाले हैं हमारे MCQ वाले पार्ट पर, जो कि आपका 40 मार्क्स का रहने वाला है। तो चलिए मैं आपको साइट से बिल्कुल ओरिजिनल आपको सैंपल पेपर दिखाऊंगी क्या इसमें रहेगा। ये मैंने अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन लिख दिया है, ठीक है। और असलियत में तो मेरा इंट्रोडक्शन मेरी आन बान और शान मेरे स्टूडेंट्स ही हैं, जो पहले से मुझसे पढ़ रहे हैं वो भी, और जो इन वीडियो के जरिए आने वाले समय में पढ़ने वाले हैं वो भी। ये हम पहले देखेंगे 10th क्लास के लिए मैंने सैंपल पेपर उठा रखा है। देखिए ये जो आपका सैंपल पेपर है 10th और 12th के लिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं आपके बिल्कुल सेम रहने वाले हैं, 10th के लिए भी और 12th के लिए भी। क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं देखिए। जांच कर लें कि इसमें आपके मुद्दे पृष्ठ 15 होंगे, प्रश्न 40 होंगे और अपना रोल नंबर आप उसके ऊपर जरूर लिखेंगे। यह भी सुनिश्चित कर लें पेपर ले करके कि क्या वो आपका प्रश्न पत्र पूर्ण व सही है या नहीं। कोई फटा हुआ है, कोई पेज जुड़ा हुआ है, गलत है, तो उसी समय आप एग्जामिनर से अपना बदलवा लें। देखिए ये इंस्ट्रक्शंस हमेशा आते हैं आपके बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में, पर वहाँ आपका पढ़ने का समय नहीं रहता है क्योंकि आपको पेपर करने की जल्दी होती है। ये मैंने आपको 2021 का अभी जो तुरंत ताज़ा वाले जो सैंपल पेपर आए हुए हैं साइट पर, वहाँ से आपके लिए ओरिजिनल उठाया है ताकि आप इसको देख सकें। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में ही बोर्ड का पेपर रहता है, क्योंकि दोनों ही मीडियम के विद्यार्थी हो सकते हैं। देखिए इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम, गणित की तो अपनी ही एक लैंग्वेज होती है। मैंने कई बच्चों को पढ़ाया है, कई बच्चों को पढ़ाने का अवसर जीवन में मिला है जो कि अलग अलग स्कूलों से संबंध रखते थे। GD गोयनका स्कूल, JMS स्कूल, श्री काली देवी विद्या मंदिर, जो हमारे शहर के बहुत ही प्रतिष्ठित स्कूल हैं, लगभग सभी बच्चे मैंने पढ़ाए हैं और मैंने देखा कि मैथ्स की तो एक अपनी ही लैंग्वेज है। इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, केवल कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, जैसे कि हिंदी में आप कह देंगे परिमेय संख्याएं और इंग्लिश में उन्हीं को कह देंगे रैशनल नंबर। तो दोनों मीडियम साथ साथ आएंगे तो इंग्लिश भी आपकी थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी, आप साथ में उसको देख लेंगे। तो ज़्यादा फोकस हम हिंदी मीडियम के लिए रखेंगे। इंग्लिश मीडियम में भी जो पढ़ते हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, हरियाणा के हैं, हमारी जो मदर टंग है वो हिंदी है, तो हम इस पर फोकस करते हुए आगे बढ़ेंगे। आपको कोई डाउट हो, कोई शब्द समझ में न आ रहा हो, आवाज़ क्लियर न आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं। ये एक निर्देश और आपका रह गया था कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। 40 मार्क्स के लिए आपके पास में 40 ही क्वेश्चंस रहने वाले हैं और सभी के सभी आपको करने होंगे।
सारे ही क्वेश्चन आपके लिए अनिवार्य हैं, 10th के लिए भी और 12th के लिए भी, दोनों क्लासेस के लिए इंस्ट्रक्शन सेम है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ और ये आगे हैं आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन। देखिए लिखा हुआ है प्रत्येक प्रश्न क्रमांक 1 से 40 तक प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। और पहला आपका क्वेश्चन आ गया है पहले चैप्टर से। आपके पहले चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। ये जो वीडियो है मैंने आपको एक बार सैंपल दिखाने के लिए दो क्वेश्चन ले लिए हैं। फिर हम क्या करेंगे कि हम चैप्टर वाइज चलेंगे, 10th में भी और 12th में भी, और बाकी क्लासेस में भी। बाकी क्लासेस हैं हमारी 9th और 11th, सभी में हम चैप्टर वाइज एक चैप्टर से आपके किस किस तरह के मल्टी चॉइस क्वेश्चंस बन सकते हैं, जिससे आपका एक भी प्रश्न न छूटे और आप 40 के 40 नंबर इसमें ले लें। ये हमारा टारगेट है, टारगेट 40। और ये जो अपनी क्लास है आप देख रहे हैं स्मार्ट रिवीजन क्लास, जिसमें हम स्मार्ट टेक्निक से काम करेंगे। देखिए मैथमेटिक्स के अंदर एक रूल रहता है 80-20 रूल। ये 10th और 12th दोनों बच्चे ध्यान से सुने और पेरेंट्स भी सुने, और टीचर्स वैसे तो सभी मुझसे और भी ज्ञानवान हो सकते हैं, सभी के पास और भी अच्छी बातें हो सकती हैं। ये जो 80-20 रूल है ये क्या कहता है कि जो मैथ का 80%, मैथ्स का या किसी भी सब्जेक्ट का 80% जो सिलेबस होता है वो आपको केवल 20% मार्क्स देता है, और 20% जो सिलेबस होता है वो आपको 80% मार्क्स दे सकता है। लेकिन ये 20% सिलेबस कौन सा है, आप कौन से क्वेश्चन करें, कहाँ से उठाएं, कैसे उनको चूज करें, इसके लिए आपको गाइडेंस की ज़रूरत रहती है। और इसीलिए यही गाइडेंस देने के लिए ये वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है कि आप कौन से 20% ऐसे नहीं रहेगा कि आपने 10 चैप्टर में से उठा करके 2 चैप्टर कर लिए, ऐसे नहीं होता है। किस में से कौन सा पार्ट आता है, किस तरह के क्वेश्चंस हमेशा ही आते हैं। देखिए एकेडमिक स्टडी का एक रूल होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो हम प्रैक्टिस में जो भी एमसीक्यू उठाएंगे वो सभी पहले वाले प्रश्न पत्रों से ही उठाएंगे, ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, आप सभी टाइप की डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आप कर पाएँ, जिससे आपका कोई भी प्रश्न न छूटे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम हल करके देखते हैं। देखिए ये भी हमारी वीडियो की खासियत रहेगी, हर एक एमसीक्यू आपको स्क्रीन पर सोल्व करके दिखाया जाएगा, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट तो आपके ऐसे होते हैं कि केवल आपको आंसर बता दिए जाएं तो आप उनको याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन गणित एक ऐसा विषय है जो सोल्व करने से ही आता है, तो इसलिए हम सोल्व करके ही अपने क्वेश्चंस को सीखेंगे। आपका क्वेश्चन है 3825 इसके आपको अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं। देखिए ये जो शब्द आपका आया हुआ है अभाज्य, अभाज्य संख्या कौन सी संख्या है एक बार ध्यान दीजिए। 10th के बच्चे इसका जवाब खुद सोच लें। अभाज्य संख्याएं आपकी वो संख्याएं हैं जिनके केवल 2 ही विभाजक होते हैं। 2 कौन कौन, एक तो 1 और एक वो संख्या खुद, और किसी से भी ये संख्या भाग नहीं हो सकती। तो अभाज्य गुणनखंड लेते हुए ये संख्याएं आप याद रखें कि गुणनखंड आपको कहाँ से शुरू करने हैं, 2, 3, 5, 7, 9 अभाज्य नहीं है, ठीक है, ध्यान रखें, क्योंकि 9 3 से भाग हो जाती है। विषम और अभाज्य में फर्क होता है। विषम संख्या वो है जो 2 से भाग नहीं होती, लेकिन अभाज्य संख्या का संबंध है विभाजकों की संख्या से। एक और खुद से जो संख्याएं भाग होती हैं वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जो एक और खुद के अलावा किसी तीसरी चीज से भी भाग हो जाएंगी वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ए कट जाएगा। और 1 को कहा गया है इकाई संख्या, यानी कि यूनिट नंबर। आपको एक्स्ट्रा नॉलेज क्वेश्चन के आसपास की जो नॉलेज रहेगी वो भी आपको मिलती रहेगी। तो जब आप इसको सोल्व कर रहे हैं तो आपके पास में भाज्य संख्या आनी है 2, 3, 5, 7। पहले आप 2 से देखेंगे कि ये भाग हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो इस संख्या का केवल आखिरी का जो अंक है 5, आप इसी को देखें क्या ये 2 की टेबल में 2 के पहाड़े में आता है। तो आपने देख लिया है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 6, तो ये 5 उसके पहाड़े में नहीं आया, केवल लास्ट के अंक से ही। लास्ट का अंक 2 से भाग होने के लिए होना चाहिए 2, 4, 6, 8,
पहाड़े में जो संख्याएं आती हैं, और 0 भी हो सकता है। इसके अलावा कोई भी संख्या 2 से भाग नहीं होती। तो 2 को आप इसके गुणनखंड में नहीं लेने वाले हैं। अब बारी आई 3 की। तो 3 से क्या पहचान है? अंकों का योग करके देखिए। 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18। ये जो सभी अंकों का हमने योग कर लिया है, 3 और 8 11 और 2 13 और 5 18, और 18 संख्या 3 के पहाड़े में आती है, इसलिए संख्या 3 से भाग जरूर होगी। ये 3 का रूल है। ये विभाजकता के नियम होते हैं। ये भी मैं आपको एक अलग से वीडियो में सारे नियम बता दूंगी, ताकि आप बिना भाग किए भी पहचान कर सकते हैं कि संख्या भाग होगी या नहीं होगी। भाग कर लेते हैं। ठीक है, ये मैं भाग कर रही हूँ। 3 एकम 3 हो गया है, 3 दूनी 6। यहाँ पर रिमाइंडर, यहाँ छोटा सा, कई बच्चों को प्रैक्टिस नहीं होती तो छोटा सा आप यहाँ लिख सकते हैं कि 2 आपका बच गया 22। 3 सते 21, 1 और ये हो गया है 3 पंजे 15। फिर से इसका जोड़ कीजिए। अभी 3 की ही बारी चल रही है कि संख्या इससे भाग होगी या नहीं होगी। 2 और 1 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15। इसका जोड़ 15 आ रहा है। फिर से ये संख्या आपकी 3 से भाग होने जा रही है। तो 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 1 3 पंजे 15। फिर से चेक कीजिए। 4 और 2 6 और 5 11। अब की बार इसका जोड़ 11 है। अब ये संख्या 3 से भाग नहीं होगी। तो 3 से अगली अभाज्य संख्या कौन सी है? 5। तो 5 से कौन सी संख्याएं भाग होती हैं? जिन संख्याओं के अंत में 0 या 5 आता है, केवल वो ही संख्याएं 5 से भाग होती हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि इसका आखिरी अंक क्या है? 5। तो ये 5 से जरूर भाग होगी। ये आपने 5 ले लिया है, तो 5 से आप भाग इसको कर रहे हैं। 5 8 40, 2 पंजू पंजू 25। फिर से आखिरी डिजिट 5 से भाग होने जा रही है संख्या 17। 17 पंजे 85। 25 तक के पाड़े आपको जरूर आने चाहिए सभी को, और संख्याओं के वर्ग और घन भी आने चाहिए, जो कि हमने क्लास में भी कई बार डिस्कस किए हैं। अब 5 के बाद नंबर आएगा 7 का, 11 का, 13 का, लेकिन कोई भी संख्या इसको भाग नहीं कर पाएगी, क्योंकि 17 खुद ही एक अभाज्य संख्या है। तो ये किसी और से भाग नहीं होगी, बल्कि 17 से ही होगी। तो 3825 के क्या क्या गुणनखंड आ गए हैं? 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। इनको कैसे लिखते हैं? 3 2 बार आया है, 3 की पावर 2। जितनी बार जो संख्या आती है गुणा में, वो उसकी घात बन जाती है। 5 की पावर 2 और 7 की पावर 1। ये आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। ये है इसके अभाज्य गुणनखंड। ये आपको ऐसे लिख करके दिखाना है। ये है आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। ये कहते हैं अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? आपको विभाजकता के नियम आने चाहिए, पहाड़े आने चाहिए। तो आप फटाफट इसको भाग करके इसके गुणनखंड बना सकते हैं, और गुणनखंड सारे अभाज्य ही होने चाहिए। तो इसके गुणनखंड आए हैं 3 5 और 7। 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 7। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या कहता है? ये देखिए, 5 + 5 वर्गमूल 5 एक परिमेय है, संख्या है या फिर अपरिमेय है? संख्या क्या दी है? 5 + 5 वर्गमूल 5। अब कैसी संख्या है देख लेते हैं। देखिए, ये कैसी संख्या है? 5। 5 आप देख सकते हैं एक प्राकृत संख्या ही है 5 तो, और सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय होती हैं, तो ये तो परिमेय है। आगे चलिए, ये कैसी संख्या है? 5। फिर से वही आ गई है, ये भी परिमेय है। लेकिन गुणा में कैसी संख्या आई है? गुणा में आपके पास में आया हुआ है वर्गमूल 5। देखिए, जिन संख्याओं का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, फिर से ध्यान दीजिए कि जो संख्याएं अपूर्ण वर्ग हैं, अगर उसके ऊपर वर्गमूल का निशान लगा आ जाएगा, अ से अपूर्ण और अ से होता है अपरिमेय। ये आप याद रखें। और प से हो गया पूर्ण
और प से हो गया परिमेय, वर्गमूल लगा मिलेगा आपको। अब पूर्ण वर्ग से क्या अभिप्राय है? देखिए आप वर्ग याद करके आए हैं, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। अब ये संख्याओं को ध्यान दीजिए, 1 के बाद पूर्ण वर्ग 4 है, तो बीच में जो 2 है 3 है वो किसी के भी वर्ग नहीं है। यदि आप इनका वर्गमूल निकालेंगे तो वो आपके दशमलव में आएगा, और दशमलव के बाद भी अलग अलग प्रकार की संख्याएं आती जाएंगी जो कि होती हैं आपकी अप्रिमेय संख्याएं। जब हम चैप्टर की वीडियो करेंगे तो उसमें प्रिमेय और अप्रिमेय को डिटेल में आपको बताया जाएगा। तो इसमें जैसे 4 से 9 के बीच 5, 6, 7, 8 ये भी किसी का वर्ग नहीं है, तो आपके और 9 से 16 तक बीच में भी जो संख्याएं बच गई हैं ये आपके अपूर्ण वर्ग हैं। तो इनके ऊपर अगर वर्गमूल लगता है तो 1 का वर्गमूल 1 हो जाता है, 4 का वर्गमूल 2, 9 का हो जाता है 3, 16 का 4। इस तरह से सभी पूर्ण संख्याओं के तो वर्गमूल निकल जाएंगे जो कि पूर्णांक आ जाएंगे आपके पास में, इसलिए वो तो हो जाती है प्रिमेय। लेकिन अपूर्ण यानी जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा आपके पास में वो संख्या होती है अप्रिमेय। तो 5 तो वैसे भी एक अभाज्य संख्या ही है, उसका वर्गमूल पूरा नहीं निकलेगा, तो ये आपके पास में हो जाएगी अप्रिमेय। अब रिजल्ट क्या हुआ? प्रिमेय का जोड़ आप किससे कर रहे हो? प्रिमेय गुणा अप्रिमेय से। तो पहले आप ये देखिए, एक प्रिमेय और एक अप्रिमेय की गुणा की जाएगी, तब आपके पास में क्या बनेगा, प्रिमेय या अप्रिमेय। तो ध्यान दीजिए बच्चों, जब एक प्रिमेय और अप्रिमेय संख्या की गुणा की जाती है तो वो एक अप्रिमेय संख्या ही हमेशा बनती है, और प्रिमेय और अप्रिमेय का जोड़ भी कैसा होता है, अप्रिमेय ही होता है। इसलिए ये जो आपकी कैसी संख्या है, एक अप्रिमेय संख्या है। 5 प्लस वर्गमूल 5, क्योंकि जो वर्गमूल 5 आया हुआ है ये ऐसी संख्या है जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये एक अप्रिमेय संख्या है। तो आपका पूरा रिजल्ट भी एक अप्रिमेय संख्या हो गया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम आपको बिल्कुल आपका एक एक डाउट आपका क्लियर किया जाएगा। इससे रिलेटेड भी आपको जो डाउट हो, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना बेटे, ताकि आपको कोई भी वीडियो आए समय पर पता लग जाए। और आसपास में कोई भी 10th में पढ़ने वाला स्टूडेंट हो, पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, आपको सब तक ये वीडियो पहुंचानी है। जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपका बच्चा 10वीं कक्षा में नहीं भी है तो भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आपके रिलेटिव में कोई भी बच्चा 10वीं क्लास में है, हरियाणा बोर्ड से परीक्षा देने जा रहा है, तो बच्चे की मदद कीजिए ताकि उसको एक सहयोगी क्लास यहाँ से मिले और वो अपना काम पूरा कर पाए, उसको कोई चिंता न हो, तनावग्रस्त न हो। आजकल बच्चे तनाव ले लेते हैं पेपर्स का, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। तो तैयारी अच्छी होगी तो उसको तनाव कभी भी नहीं होगा। ये अब आ गया है भैया आपके पास में 12वीं कक्षा का सैंपल पेपर, हरियाणा बोर्ड की साइड से हमने लिया है। ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये तो आप पहले ही बच्चों देख चुके हैं, वही के वही आपके इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपने 10th क्लास के लिए थे। आप वीडियो पॉज करके इनको पढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। अब ये आपके पास में क्या आ गए हैं, ये बचे हुए और इंस्ट्रक्शंस, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ये हम कौन सा पार्ट करने जा रहे हैं, मैं फिर से आपको याद दिला दूं, आप कर रहे हो पेपर का पार्ट 2 सभी ही सब्जेक्ट्स में। ऐसा केवल मैथ में नहीं है कि पहला पार्ट सभी में सब्जेक्टिव रहेगा, बड़े प्रश्नों का रहेगा, और पार्ट 2 आपका रहेगा 40 मार्क्स का MCQ। और आपको टाइम कितना मिलेगा, पार्ट 2 के लिए आपको मिलेगा बच्चों 1 घंटा, और पार्ट 1 के लिए आपको क्या मिलने वाला है, कितना बच गया, 2.5 घंटे का आपका टोटल पेपर होता है 80 मार्क्स का। जी हाँ, 1/2 यानी कि 1.5 घंटा आपको मिलने वाला है। तो पार्ट 1 के लिए आपको मिलेगा 1.5 घंटा, पार्ट 2 के लिए मिलेगा आपको 1 घंटा। पहले आपको कौन सा पेपर मिलेगा, पहले आपको मिलेगा पार्ट 1। पार्ट 2 आपको शुरू में ही क्वेश्चन पेपर आपको नहीं दिया जाएगा। जब आपकी परीक्षा का समय 1.5 घंटा बीत जाएगा तब आपको ये पेपर दिया जाएगा पार्ट 2, और इसके साथ में आपको दी जाएगी बच्चों OMR शीट, जिस पर आपको क्या करने होते हैं, गोले को ऐसे काले करके, ठीक है, पूरा ये काला होना चाहिए भाई, पूरा काला नहीं होगा तो आपके आंसर गलत हो सकते हैं।
अभी आपने ये भी देखा ना, OMR शीट को खाली छोड़ने वाले बहुत सारे पकड़े भी जा रहे हैं आजकल। ध्यान दें अखबार की न्यूज़ पे भी। तो अपनी तैयारी करें, अच्छे बच्चे बने और पढ़ाई करें। तो पार्ट 2 में आपको OMR शीट मिलेगी, उस पर ही आपको आपके 40 क्वेश्चन के आंसर एक बार आप सोल्व कर लेंगे रफली रफ पेज के ऊपर, और क्वेश्चन पेपर पर टिक करके रख लेंगे। साथ साथ आप गोले को काला करते हुए चलें, पूरा गोला काला करें। OMR शीट से आपका सेकंड पार्ट का रिजल्ट बेटा तैयार होने वाला है। तो देखिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं। ये आपका क्या आ गया है, ये भाई आपके आएंगे अब क्वेश्चंस। जी हाँ, ये खुल गया है आपके क्वेश्चंस का पेज। ये मैंने आपके क्वेश्चन जो है बिल्कुल बोर्ड की साइड से उठाए हैं, जैसे कि 10th क्लास के उठाए थे। ये अब अपना काम चल रहा है बच्चों 12th क्लास का। अगर 10th वाले भी वीडियो को देख रहे हैं तो अच्छी बात है, देख लीजिए। अगर आप आगे मैथ पढ़ने में रुचि रखते हैं तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके पास में आने वाले हैं। एक बार जिसकी रुचि बन जाती है, फिर क्वेश्चन किसी भी क्लास का हो, मन लग ही जाता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। ये हिंदी मीडियम में भी क्वेश्चन आ जाता है। कई राजस्थान बोर्ड वगैरह में, यूपी बोर्ड में बच्चे हिंदी मीडियम में परीक्षाएं देते हैं। हमारे यहाँ जनरली बच्चे इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ते हैं। मैथ्स 11th और 12th क्लास में बुक इंग्लिश मीडियम में होती है, बट द इंग्लिश इज़ वेरी सिंपल इन मैथमेटिक्स, क्योंकि हमने कहा जैसे कि मैथ की अपनी ही एक लैंग्वेज होती है। तो क्वेश्चन आपका क्या है देख लेते हैं। द रिलेशन और आर डिफाइंड आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू है बी से। तो आपको एक रिलेशन दिया हुआ है ए लेस देन इक्वल टू बी, और किसके ऊपर है, ऑन आर यानी कि रियल नंबर के सेट के ऊपर। ये रिलेशन कैसा है, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है, कौन सा है। तो 3 आपको चेक करने पड़ेंगे इसके लिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिलेशन कैसा है, ए लेस देन इक्वल टू बी। और आपको नंबर कहाँ से उठाने हैं, ए भी आपको कहाँ से लेने हैं, ये लेने हैं आपको आर यानी कि रियल नंबर के सेट से। पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। देखिए मैं हमेशा कहती हूँ कि एनसीईआरटी के अंदर आपको बहुत सारी डेफिनेशंस दी हुई हैं, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक और भी सभी चैप्टर्स में। वो डेफिनेशन ही आपकी सक्सेस की होती है। आपके अंदर मैथमेटिक्स में जो कॉन्फिडेंस आएगा वो कहाँ से आएगा, एनसीईआरटी की लैंग्वेज को पढ़ करके, समझ करके, उन डेफिनेशंस को याद करके आएगा। जब आप इनको सीख जाएंगे, अपनी बातचीत में ले आएंगे, अपनी आंसर राइटिंग में ले करके आएंगे, तब आप फुल मार्क्स बिल्कुल लेंगे और आपको कभी भी कोई भी फुल मार्क्स लेने से नहीं रोक पाएगा। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या रहता है, अगर आपको डेफिनेशन याद हो, जब हम इसको करेंगे तो क्लियर करते चलेंगे साथ में। रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपका ये रहता है व्हेन ए बिलोंग्स टू द गिवन सेट। जैसे कि यहाँ आपका सेट आर ही इन्होंने नाम दे रखा है, ए यानी एक एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड होना चाहिए। तो खुद से हमारा कैसे होगा, ये जो इक्वालिटी का इसने सिंबल दे दिया है, इस पर हमारी इक्वालिटी होल्ड करेगी। जैसे 1 इक्वल होता है 1 के, 2 इक्वल होता है 2 के। तो एवरी रियल नंबर, कोई भी आप रियल नंबर उठा लें तो हमेशा वो नंबर इसमें आर से बिलोंग कर जाएगा। वहाँ इक्वालिटी, इनइक्वालिटी तो लेस देन है, वो तो होल्ड नहीं करेगा। एक नंबर खुद से छोटा तो नहीं हो सकता, लेकिन इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव आपका होगा। दूसरा है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या रहता है कि इफ ए बी बिलोंग करता है आर से, देन बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर से। तो पहले ए बी को देखते हैं। मतलब जैसे 2 नंबर उठा लेते हैं, 1 छोटा है 2 से, देन क्या 2 भी छोटा है 1 से। तो आपने कोई ऐसा एग्जाम्पल सोच लेना है जो कॉन्ट्रेरी हो, जो उस बात को गलत साबित करता हो। अगर आप ऐसा एग्जाम्पल ढूंढ लेते हैं, इसका मतलब वो प्रॉपर्टी इन जनरल आपके पास में होल्ड नहीं करती। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि एक नंबर उससे छोटा है तो दूसरा नंबर उससे तो बड़ा ही होगा, छोटा नहीं हो सकता। इसलिए ये जो हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव,
ट्रांजिटिव में क्या है, ए तो छोटा है बी से, क्योंकि यानी लिखते ऐसे ही हैं कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर देन आना चाहिए ए सी बिलोंग्स टू आर, यानी ए लेस देन है बी से। यहाँ क्योंकि रिलेशन लेस देन इक्वल का है इसलिए मैंने रिलेशन यहाँ पर उठा लिया है, वरना कोमा करके इस तरह से डेफिनेशन होती है। पर क्योंकि लिखने का पेपर नहीं है, एमसीक्यू का पेपर है, तो एमसीक्यू में आपको फास्टली आपको सोच करके क्वेश्चन आपको करने हैं। बी लेस देन इक्वल टू सी, देन ये दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए, तब आपको तीसरी कंडीशन चेक करनी है। देन सी ए लेस देन इक्वल टू होना चाहिए सी से। तो 3 नंबर उठा लेते हैं, 1 2 3। अब यहाँ देखिए 1 छोटा है 2 से और 2 छोटा है 3 से, तो स्पष्ट है कि 1 भी 3 से कैसा होगा, छोटा ही होगा, बिल्कुल छोटा होगा। 1 2 से छोटा है, 2 3 से छोटा, एक छोटा नंबर तो तीसरे नंबर से भी आपका छोटा ही होगा। तो 1 और 3 भी से बिलोंग कर जाएगा, और ऐसा एक रियल नंबर के लिए नहीं बल्कि सभी रियल नंबर्स के लिए ट्रू है। तो आपका जो रिलेशन है वो कैसा है, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। ये आपका उत्तर सही है, ये रिफ्लेक्सिव भी है ट्रांजिटिव भी है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों में ही इसको सिमेट्रिक इन्होंने दिखाया हुआ है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। समझ नहीं आए तो आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, और जब चैप्टर 1 के क्वेश्चंस करेंगे तब हम डिटेल में भी इन पर फोकस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अपना लेंगे हम दूसरा क्वेश्चन जो कि चैप्टर 1 से ही है। ये मैंने सैम्पल पेपर में से नंबर वाइज ये आपके क्वेश्चन उठा लिए थे। 2 है ये आपका, क्या कहता है, इफ एफ आर टू आर एक फंक्शन है डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 3x, ट्रिपल कर देता है फंक्शन को, देन एफ कैसा होगा, 1 1 होगा, ऑन 2 होगा, मैनी 1 होगा, कैसा होगा ये फंक्शन। और फंक्शन कहाँ से आया है, रियल नंबर से आपका आया है। तो मान लो आपके पास में ये रियल नंबर के हमने 2 सेट ले लिए हैं। तो जैसे 1 आपने लिया तो 1 का ट्रिपल ये f जाएगा r2 r, दोनों ही रियल नंबर के सेट पड़े हुए हैं। तो 1 का ट्रिपल हो जाएगा 3, 2 लोगे तो 2 का ट्रिपल 6, 3 गुना करना है। x को क्या कर रहा है फंक्शन, 3x 3 गुना कर रहा है। मान लो 1.1 ले रहे हो तो इसका 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, क्या हो जाएगा 3.3। लेकिन अब आप ये देखिए, क्या ये फंक्शन 1 1 है। 1 1 कब होता है फंक्शन, अगर आपने 2 डिफरेंट एलिमेंट उठाए, जैसे आपने ले लिया कि 2 इक्वल नहीं है 3 के, तो 2 का ट्रिपल 3 गुना क्या होगा 6, और 3 का ट्रिपल क्या होगा 9। यानी कि आपने क्या किया है, 2 एलिमेंट आपने x1 x2 उठाए हैं जो कि इक्वल नहीं है, तो इनके 3 गुणा भी 3x1 और 3x2 भी इक्वल नहीं हो सकते। ऐसी कंडीशन कब आती है कि फंक्शन आपका 1 1 होता है या नहीं होता है। आपके पास में यदि x की कोई इवन पावर ली हुई हो, इवन पावर यानी कि उसका स्क्वायर अगर ले रखा है, तो -1 का स्क्वायर करते हो तब भी वही आता है, और 1 का स्क्वायर करते हो तब भी वही आता है। तब आपका फंक्शन 1 1 नहीं बल्कि मैनी 1 हो जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, हर एक नंबर का ट्रिपल आपका अलग ही है, तो ये फंक्शन 1 1 तो है ही। ये फंक्शन 1 1 है बिकॉज each different element has different image and same element has same image in this set, that's why the function is 1 1। बेटा ये फंक्शन 1 1 तो बिल्कुल है। अब ऑन टू है या नहीं, ऑन टू में आप कैसे चेक करेंगे, देखिए क्योंकि ये रियल नंबर का सेट है, जो आपको दिया हुआ है उसको y ले लो, y इक्वल टू में 3x, तो x आपका क्या आ जाएगा y बाय में 3। देखिए ये रियल नंबर का सेट है, एक इनफाइनाइट सेट है, ये कोई इंटीजर का या नेचुरल नंबर का सेट तो है नहीं कि ये नंबर इसमें आपको नहीं मिलेगा। कोई भी नंबर अगर आपको रियल में आता है तो यदि आप उसको 3 से डिवाइड करते हो तभी भी वो रियल नंबर ही रहेगा। रियल नंबर कब नहीं रहता,
केवल और केवल एक कंडीशन ही आपके पास में है कि यदि किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट आप ले लेते हो तब वो नंबर रियल नहीं रहेगा। बाकी ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है जो आपके नंबर को रियल होने से रोक दे। इसलिए ये फंक्शन आपका बिल्कुल जो इसकी प्री इमेज है, देखिए हर एक एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। कोई भी एलिमेंट यहाँ ऐसा नहीं आपको मिलेगा जिसका 3 से डिवाइड होकर के, इधर 3 से मल्टीप्लाई हुई तो इधर क्या होगी 3 से डिवाइड, तो 3 से डिवाइड होने के बाद भी वो रियल नंबर ही रहेगा अगर रियल नंबर है तो। यानी कि हर एक एलिमेंट की आपकी प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी और ऐसा जब होता है तो आपका फंक्शन बिल्कुल ऑन टू भी होगा। तो ये फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है, यानी कि ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन आपका रहने वाला है। बाइजेक्टिव मीन्स 1 एंड ऑन टू, सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है बेटा तो आप कमेंट में मैसेज करें। तो ये थी बेटा अपनी आज की वीडियो जिसमें आपने बोर्ड के सैम्पल पेपर से MCQ हल करने सीखे। आगे आपको अपनी अपनी क्लास की चैप्टर वाइज अलग अलग वीडियो मिलेंगी, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और प्लेलिस्ट भी हम बना लेंगे जिसके लिए आपको स्मार्ट रिवीजन के नाम से अपनी अपनी प्लेलिस्ट क्लास वाइज आपकी मिल जाएगी। अगर आप 10th में खुद नहीं पढ़ रहे हैं, आप किसी के पेरेंट्स हैं, किसी और विषय के टीचर हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को उस बच्चे तक ज़रूर पहुंचाइए जिसे उसकी ज़रूरत है, जिसके लिए मैथ हो सकता है एक परेशानी बन गया हो, ताकि वो अपनी परेशानी चुटकियों में दूर कर सके और हमारे साथ रह करके अपनी तैयारी को दृढ़ निश्चय हो करके पक्का कर सके और मैथ्स का बर्डन उससे हमेशा के लिए दूर हो जाए और उसको गणित से प्यार हो जाए। और गुड लक आपके एग्ज़ाम्स के लिए। देखिए लगे रहिए, तैयारी कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी, आप जरूर कामयाब होंगे, क्योंकि इबादत का फल मिलता है। किसी को आज मिलता है, किसी को कल मिलता है, किसी को कल मिलता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। धन्यवाद।